शुरू करते हैं हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर, ठीक है। और क्योंकि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, दिस इज लेक्चर नंबर 3। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा है, ठीक है, वो जाके एक बार लेक्चर देखो यार। बहुत मस्त तरीके से मैंने 2 लेक्चर लिया और बहुत अच्छे तरीके से हमने समझा एटॉमिक स्ट्रक्चर को। आज लेक्चर नंबर 3 और काफी कुछ कवर भी हो चुका है और काफी कुछ अभी बाकी भी है, करना है। अब तो इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी, यहाँ से न्यूमेरिकल वाला पोर्शन शुरू होगा। तो आज के लेक्चर को ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि न्यूमेरिकल वाला पोर्शन जो है वो आज के लेक्चर में सीखेंगे हम कि कौन कौन से फार्मूलेज हैं जिसपे बेस्ड न्यूमेरिकल एटॉमिक स्ट्रक्चर से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। मैं अप टू द मैक्स जेई, नीट और एमयू ट्रिपल ई तीनों के लिए कंटेंट है। तो अगर किसी को शक है ना यार कि एमयू ट्रिपल ई के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं या फिर इनफ है या नहीं, बिल्कुल इनफ है यार। पढ़ के तो देखो, सीख के देखो, कॉन्सेप्ट सीखोगे तो कोई भी एग्जाम बचा नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, बिफोर मूविंग टू आवर मेन कंटेंट, थोड़ा सा मैं आप सभी को इंट्रोडक्शन दे दूं अपने बारे में। जो लोग मुझे जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो मेरी क्लासेस रेगुलर अटेंड करते हैं जॉली गुड। जो नहीं जानते, मेरा नाम शुभम उपाध्याय है और मैं आप सभी का एमयू ट्रिपल ई का केमिस्ट्री एजुकेटर हूं एसटीबीजी एकेडमी पे, ठीक है। आई एम अ जेई मेन क्वालिफाइड कैंडिडेट, मैंने जेई मेन क्वालिफाई कर रखा है। साथ ही साथ आई एम परस्यूइंग बीटेक फ्रॉम आईआईटी लखनऊ। इट इज वन ऑफ द रैंक 1 इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। हालांकि अब तो ऑटोनॉमस हो गया है, बट एफिलेशन उसी से है। तो यूपी का रैंक 1 कॉलेज है इंजीनियरिंग के लिए, मैं वहाँ से बीटेक परस्यू करता हूँ, ठीक है। खैर, कोई 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 दिक्कत नहीं, ये सब चीज़ें उतनी मैटर भी नहीं करती है। मैटर करती है हमारा आपका रिलेशन और कितनी आपको चीज़ें मेरी पढ़ाई हुई समझ आ रही है। चलिए जी, मेन कंटेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। और हमने क्या शुरुआत से एटॉमिक मॉडल वगैरह खत्म करते हुए ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से हमने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, है ना। तो इतनी सारी बातें हो चुकी थी। कल हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाला एक न्यूमेरिकल देखा, ठीक है। तो ये एक न्यूमेरिकल का टॉपिक था, ठीक है, ये भी हमने देखा। आई थॉट आप सभी को ढंग से समझ आया होगा ये सारी बातें, ठीक है। और फिर हमने रदरफोर्ड मॉडल, और शुरुआत किसकी हो चुकी थी भाई साहब? शुरुआत हो चुकी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। हम वेव की बातें करने लगे थे। मैंने तुमको बताया था कि वेव 2 तरह में क्लासिफाई हो सकती है, एक तो मैकेनिकल, इवन नॉन मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। मैंने एग्जांपल भी दिया था। और उसी के साथ क्या शुरू हो चुका था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ईएमआर। मैंने आपको बताया था कि अब यहां से वेव वाली चीजें पढ़नी पड़ेंगी हमको, ठीक है। और हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझा भी था, समझा था जी, बिल्कुल समझा था भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हमने बहुत ढंग से समझा था, है ना जी। तो एक बार मैं फटाक से एंगेजमेंट चेक कर लूँ क्लास में, ठीक। गेमिंग वाला हेडफोन ले ले, अच्छा ठीक चलिए, वो भी ले लेंगे, बहुत जल्दी ले लेंगे, ठीक है। चलिए जी, तो मैंने आपको समझाया था, एक बार शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि क्या हमने कल पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मैंने समझा था। देखो, इसका नाम ही है ना, अगर किसी को कंफ्यूजन भी हो रहा है तो इसको समझ लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है, मैं तुमको क्या बताया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है और उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाता है। तो यार, अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका नाम ही देखो ना, इसके नाम में ही इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक छिपा हुआ है ना। तो इलेक्ट्रो से मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन, और मैग्नेटो से मतलब है मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन। तो इसी तुमको पता चल जाएगा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब मेजर कंपोनेंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से जो भी वेव प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। ठीक है सर, ये सारी बात हमने बहुत अच्छे से कर ली थी। जिसको अभी कंफ्यूजन लग रहा है ना यार, वो प्रीवियस लेक्चर या फिर प्रीवियस क्लास में नहीं था, ठीक है। तो प्लीज कंटिन्यूअस अटेंड ही रहिए क्लास के अंदर, ठीक है। मेरी क्लास में जब आप कंटिन्यूअस जुड़ रहेंगे तो ही चीजें आपको बहुत ढंग से समझ आएंगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बातें अगर वेव पे हो रही थी, तो यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में हमको और भी कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़नी होती है ना। अब थोड़ी वेव पे तो बातें करें, थोड़ी वेव की प्रॉपर्टीज ना कह के वेव की टर्मिनोलॉजीज को समझिए थोड़ा सा, कि वेव के अंदर और क्या चीजें होती हैं। तो अभी हम वेव की टर्मिनोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या है वेव्स की टर्मिनोलॉजी, उसको ध्यान से समझते हुए सब कुछ सीखते हुए चलेंगे। सबसे पहली चीज हम सीखेंगे कि वेव में वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है। देखो, बहुत लोग का ना बेसिक बड़ा गड़बड़ होता है, और वो बेसिक में ये सारी चीजें भी नहीं पता होती हैं उनको वेव में, जो वेव कंप्लीटली नहीं पढ़े हैं, ठीक है, जिनको वेव के बारे में कोई पता नहीं है। इसलिए मैं टर्मिनोलॉजीज को भी डिस्कस करते चलूंगा। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी आज हमको देखने को मिलेगी, वेवलेंथ क्या होता है। देखो, अब देखो, जैसे कि इस फिगर थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ एक मैंने वेव बना रखी है, ठीक है। एक वेव का साइनोसॉइड, इसको साइनोसॉइडल वेव कह सकते हो, क्योंकि साइन का वेव भी ऐसा ही होता है। सो ये एक वेव का डायग्राम है, ठीक है। ठीक है, तो हमको एक वेव का डायग्राम देखने को मिला। इस फिगर के अकॉर्डिंग देखो, तो इस पॉइंट से वेव शुरू हुई, फिर अपने अप टू द मैक्स पॉइंट पे गई, फिर यहां से यहां वेव बढ़ी, फिर घटी, फिर जीरो हुई,
फिर यहां से यहां निगेटिव में वेव बढ़ी, निगेटिव में मैक्सिमम हुई, फिर जीरो हुई, फिर पॉजिटिव में वेव बढ़ी, मैक्सिमम हुई, फिर जीरो हुई, फिर निगेटिव में वेव बढ़ी, निगेटिव मैक्सिमम हुई, फिर जीरो हुई। तो बेसिकली एक वेव का डायग्राम है, वेव का रिप्रेजेंटेशन है। तो मैंने एक वेव के रिप्रेजेंटेशन को यहां फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश की है। अब देखो वेव लेंथ की बात हो रही है ना, वेव लेंथ मतलब वेव की लेंथ, इससे समझो वेव लेंथ मतलब वेव की लेंथ। सो देखो मैं तुमको दो चीजें पहले थोड़ा क्लियर कर दूं, अगर वेव के बारे में तुमको नहीं पता है तो देखो, ये जो पीक, इसको बोलते हैं पीक पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, पीक ऑफ द वेव, ये है पीक ऑफ द वेव, ठीक है। और ये कैसा पीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव वाले साइड में, क्यों भाई, क्योंकि एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव मानते हैं, एक्सिस के नीचे नेगेटिव मानते हैं। तो अगर वेव का पीक पॉजिटिव वाले में है, सो हम इसको ना फिजिक्स के भाषा में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, इसका एक नाम है क्रेस्ट, ठीक है। सिमिलरली जब ये वेव निगेटिव में अपने मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगी, तो इसका मैक्सिमम पॉइंट कहां है सर जी, ये रहा। तो इसको अगर मैं इससे ज्वाइन करूं, इट मींस ये हमारा क्या है, पीक है, लेकिन कैसा पीक है, निगेटिव में है। तो इसको बोलते हैं ट्रफ। क्या है, ट्रफ। फिर सिमिलरली इस चीज को क्या बोलेंगे, अब आप समझ गए होगे, इसको फिर से बोलेंगे क्रेस्ट। फिर नीचे वाले अगली वेव के पॉइंट को क्या बोलेंगे, ट्रफ। तो वेवलेंथ बेसिकली क्या होता है ना, वेव लेंथ समझो, वेव की लेंथ, इट मींस वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस। और कहां का डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, किन के बीच का डिस्टेंस, वो समझिए। वेवलेंथ बेसिकली एक डिस्टेंस होता है बिटवीन किसके किसके बीच का, टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। ओहो, मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लो एक, क्या, इसको देखो थोड़ा ध्यान से, फिगर में देखो, मान लो कि ये एक पॉइंट जो है ये तुम्हारा पहला क्रस्ट है, और ये एक पॉइंट तुम्हारा दूसरा क्रस्ट है ना। क्रस्ट मतलब पॉजिटिव साइड में मैक्सिमम। सो इनके बीच देखो, ये जो डिस्टेंस तुमको दिख रही है ना, देखो जिसमें एरो से बनाया भी गया है, कंफ्यूज न को होने का, दो क्रस्ट के बीच तुमको डिस्टेंस दिख रहा होगा जो कि एरो से बनाया गया है ऊपर, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेब लेंथ। तो अब समझ में आ गया होगा। अब या फिर आप चाहे तो दो ट्रफ ले लीजिए, तो एक ट्रफ मान लो यहां हो गया, एक ट्रफ यहां हो गया, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को भी हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ ही बोलेंगे। तो आई थॉट अब तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, अगर पहले नहीं पढ़े होगे कि वेवलेंथ क्या होता है, हालांकि तो बहुत बेसिक टर्म है, सबको पता होता है, पर चलो अगर मैं मान के चलूं कि पहले भूल चुके हो, नहीं पढ़े हो, तो इतना समझ लो, दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट ले लो या फिर दो कंसेक्यूटिव ट्रफ ले लो। कंसेक्यूटिव का मतलब कि एक ले रहे हो तो उसके बगल वाला है, जस्ट उसके बगल वाला। तो अगर मैंने इसको चूज किया है तो उसके बगल वाला यही होगा ना, जैसे मैंने अगर इसको चूज किया है तो उसके बगल वाला यही होगा। तो दो क्रेस्ट के बीच या फिर दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। और वेवलेंथ को डिनोट किया जाता है किससे, सॉरी, वेवलेंथ को किससे डिनोट किया जाता है भाई, वेवलेंथ को डिनोट किया जाता है लेम्डा से। ओके सर जी, ये डिनोशन है, ठीक है। सो लेम्डा तुम्हारा क्या है, वेवलेंथ है। लेम्डा तुम्हारा क्या है भाई, वेवलेंथ है, डिनोट किया जाता है वेवलेंथ से। अगर एसआई यूनिट की बात करें तो अरे सिंपल है, डिस्टेंस ही तो है। तो एसआई यूनिट इसकी होती है मीटर, क्यों, क्योंकि लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होती है, तो इसको भी हम मीटर में ही कंसिडर करते हैं एसआई सिस्टम में, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, कंजर्वेशन, ये याद कर लो, क्या बोलते हैं, कन्वर्जन याद कर लो। कैसे कन्वर्जन, क्योंकि सवाल में बड़ा यूज होंगे ये, समझो। मीटर तो तुम्हारी एक यूनिट हो गई स्टैंडर्ड में, लेकिन और छोटी यूनिट्स भी होती हैं। मीटर तो तुम्हारी एक बड़ी यूनिट है ना यार, एक मीटर को हम एक्चुअली देख भी सकते हैं अपने आंखों से, है ना, और बहुत बड़ी भी होती है अगर एक मीटर मेजर करने जाए तो एक बड़ी यूनिट है। लेकिन अगर मैं और स्मॉलेस्ट यूनिट बात करूं, क्योंकि वेब लेंथ है यार, ठीक है, तो वेब को आंखों देखा तो नहीं जा सकता है, तो उसमें और छोटे छोटे डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए कुछ कन्वर्जन्स आपको पता होने चाहिए। तो वेब की मीटर के अलावा और भी छोटी यूनिट्स होती हैं, तो उसमें क्या रिलेशन है मीटर और छोटी यूनिट्स में, ये जाना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहली यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम। वेव की और छोटी यूनिट क्या होती है, एंगस्ट्रॉम, जिसको ए ऐसे लिखा जाता है। सो याद रख लो, 1 एंगस्ट्रॉम में हमेशा 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो मैं यहाँ कन्वर्जन्स आपको दे रहा हूं सबके सब। और आएंगे और छोटी यूनिट की बात करेंगे तो एक आती है नैनोमीटर। मीटर से और छोटी यूनिट क्या होती है, नैनोमीटर। तो अगर मैं 1 nm इसको लिखा जाता है, तो 1 नैनोमीटर में कितना होता है, 10⁻⁻, कितना होता है, 9 मीटर, है ना। फिर आगे आओगे तो एक और होता है पिकोमीटर।
इसको 1 पीएम बोलते हैं। और छोटी यूनिट इसमें 10⁻⁻12 मीटर होता है, आई थॉट, हाँ इतना ही होता है, ठीक है। और एक होता है फेम्टोमीटर, डिस्टेंस की और छोटी यूनिट, यानी इवन वेवलेंथ के लिए भी कन्वर्जन ये काम आएगा। सो 1 एफएम लिख लो इसको, 1 फेम्टोमीटर, और इसमें 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो ये सारे कन्वर्जन भी मैंने आपको दे दिए इस वेवलेंथ वाली टर्मिनोलॉजी में। बताओ ये वेवलेंथ वाली टर्मिनोलॉजी आप पूरे अच्छे से क्लियर है? ये बात देखते हैं चैट सेक्शन में कितनी इंगेजमेंट है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। जनरली नहीं पूछा जाता है एटॉमिक मॉडल से, ठीक है, तो उसका टेंशन ज्यादा नहीं लेने का। समझ आया? जल्दी बताओ, क्या ये वेवलेंथ वाली टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से क्लियर है सबको? हम्म। नहीं नहीं नहीं, एटॉमिक मॉडल वाली उतनी चिंता नहीं करिए, एटॉमिक मॉडल से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट वो सिलेबस का पार्ट है तो पढ़ाना बनता है ना, छोड़ के नहीं पढ़ाएंगे ना, सब कुछ पढ़ते चलेंगे ना। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक। चलो, तो वेवलेंथ की तो बातें हो गई यार हमारी। अब जैसे और आगे बढ़ेंगे तो अगली टर्मिनोलॉजी जो आपको समझनी है अब वो है नेक्स्ट वाली, जो कि इंपॉर्टेंट भी होती है, वो है फ्रीक्वेंसी। ये सब वेव से एसोसिएटेड है, वेव से जुड़ी हुई सारी प्रॉपर्टीज कह लीजिए या फिर सारी टर्मिनोलॉजीज कह लीजिए, वो आपको समझना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है अब इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। वेवलेंथ तो समझ लिए, फ्रीक्वेंसीज क्या है इसको भी समझ लीजिए। अब देखिए, मैं क्या करता हूं ना, इसको समझने के लिए बहुत आसान तरीका लेता हूं और बहुत आसान तरीके से समझो। मैं वापस अपने वेव पे चलता हूं, ये हमारा वेव का डायग्राम है एक चे, तो मैंने एक वेव का डायग्राम ऑलरेडी रखा है, वेवलेंथ आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूं ना कि किसी भी वेव पे एक पॉइंट फिक्स कर देता हूं। मान लो मैं इस पॉइंट को यहां फिक्स कर दिया, ठीक है, मतलब मैं इस पॉइंट को देखे जा रहा हूं, कहीं दूर से बैठे हुए इस पॉइंट को हमेशा ऑब्जर्वेशन अपनी आंखों के सामने रखा हुआ हूं और देख रहा हूं कंटिन्यूअस इस पॉइंट को जिसको मैंने हाईलाइट किया है। अब मैंने स्टॉप वॉच अपने हाथ में ले रखी है, ठीक है, और मैंने हर एक एक सेकंड का एक टाइमर लगा रखा है, ठीक है। तो मैं कहूं कि अगर हमारा मान लो ये पॉइंट कोई ए पॉइंट है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को अगर मैं डिफाइन करूं वेव के टर्म में, तो मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि इस ए पॉइंट से एक सेकंड में जितनी नंबर ऑफ वेव पास हो रही हैं उसी को मैं फ्रीक्वेंसी कहूंगा। मतलब किसी भी वेव में अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी डिफाइन करनी है तो एक सेकंड में कोई एक पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, जिसको एक रेफरेंस मान लीजिए। तो मैंने इस ए पॉइंट को रेफरेंस मान लिया और बैठ के मैं इस ए पॉइंट पे कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशंस कर रहा हूं अपनी आंखों से, और मैं एक एक सेकंड के टाइमर में सब देख रहा हूं क्या कि एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव इस पॉइंट को पास कर रही है, उसको मैंने फ्रीक्वेंसी बोल दिया। और वही फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब नंबर ऑफ वेव पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ पॉइंट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर ये बताओ, एग्जाम्पल लेता हूं, कैसे, पहले समझ लो, लिख लो, लिखवा देता हूं फिर अच्छे से समझाएंगे इस चीज को, क्या कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स passing through a point per second termed as frequency, termed as एक सेकेंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, ठीक है। अब अब समझाता हूं, देखो मैं दो वेव का डायग्राम ले रहा हूं, एक वेव है कुछ ऐसे, ठीक है, ये हमारी एक्सेस हो गई, ठीक, और दूसरा वेव का एग्जांपल ले रहा हूं, ये हमारी एक एक्सिस हो गई, ठीक है, ठीक। अब देखो ऊपर वाले में तो क्या दिख रहा है, ऊपर वाले में नंबर ऑफ वेव्स कम है ना, अगर गिने भी, मतलब रैंडम लिया हो तो गिने भी तो 1 2 3 4 5, है ना, समझ आया। तो ये एक साइकिल, इसको बोलते हैं वन साइकिल। जब मैक्सिमम पॉजिटिव चले जाए और मैक्सिमम निगेटिव चले जाए तो इसको बोलते हैं एक साइकिल। तो एक साइकिल, दो साइकिल, तीन साइकिल, चार साइकिल, पांच साइकिल। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि किसी एक पॉइंट पे एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव पास हो रही हैं, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, फ्रीक्वेंसी क्या है, जितने वेव्स के साइकिल बन रहे हैं, ठीक है,
उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मतलब एक सेकंड में कितने साइकिल बन रहे हैं। आप खुद सोचो, ऊपर वाले में नंबर ऑफ वेव्स कम है, नीचे वाले में वेव नंबर ऑफ ज्यादा है। तो अगर ऊपर वाले में, इस वाले फिगर में कोई भी एक पॉइंट तुम डिफाइन करोगे, तो उस पॉइंट से, मान लो अगर ये मैंने पॉइंट डिफाइन कर दिया, तो इस पॉइंट से तुमको कितने, मान लो अप्रोक्सीमेट अगर मैं कहूं तो बहुत, एज कंपेयर टू नीचे वाला फिगर, मैंने दो फिगर बना रखा है, एक ये वाला एक वो वाला। तो ये बताओ, कोई भी एक पॉइंट अगर मैं दोनों में फिक्स कर दूं, मान लो यहां मैं इसको फिक्स कर दूं नीचे वाले में और ऊपर वाले में मैं इसको फिक्स कर दूं, तो बताओ इन दोनों पॉइंट से किसमें जो है वो नंबर ऑफ वेव ज्यादा देखने को मिलेंगी, ऊपर वाले में या नीचे वाले में। ये कोई भी देख के बता सकता है क्या, कि ऊपर वाले में सर वेव जो है उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और वेव का साइकिल्स है वो कम है, लेकिन नीचे वाले में अगर देखें तो वेव बहुत पास पास और बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो अगर मैं ये पॉइंट ऊपर वाले डिफाइन करूं और ये पॉइंट नीचे वाले डिफाइन करूं, तो इन दोनों पॉइंट पे जाहिर सी बात है नीचे वाले फिगर जो है उसमें आपको देख के ये साफ साफ पता लग रहा है कि सर इस पॉइंट से एक सेकंड में ज्यादा नंबर ऑफ वेव पास होंगी एज कंपेयर टू ऊपर वाला फिगर। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो फिगर 1 है और फिगर 2 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फिगर 1 इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ फिगर 2। कहने का मतलब ये है कि फिगर 2 में जो मैंने वेव बना रखी है, जो डायग्राम बना रखा है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में अगर मैं कोई भी एक पॉइंट डिफाइन करूंगा और एक एक सेकंड के इंटरवल में चेक करूंगा, तो मुझे नीचे वाले फिगर में ज्यादा नंबर ऑफ वेव पास होते हुए दिखेंगी। क्यों? क्योंकि एक तो वेव का लेंथ भी कम है, मतलब डिस्टेंस बहुत छोटा है, वेव की लेंथ कम है, देखो क्योंकि बहुत पास पास है वेव्स, और नंबर ऑफ साइकिल्स भी ज्यादा है। समझ रहे हो? वेव क्या, जब ऐसे एक एक कंप्लीट कर ले, क्या जैसे एक्सिस पे, इसको एक साइकिल बोलते हैं। मतलब पॉजिटिव में भी मैक्सिमम चले जाए और निगेटिव में मैक्सिमम चले जाए, तो जब इस पाथ को एक वेव ट्रेवल करती है तो इसको बोलते हैं वन साइकिल। सो बेसिकली वही चीज यहां तुमको देखने को मिलेगी, नंबर ऑफ साइकिल्स भी ज्यादा है और वेव की लेंथ भी कम है सेकंड फिगर में। तो अगर मैं यहां कोई पॉइंट डिफाइन करूंगा तो इसमें नंबर ऑफ वेव्स उस पॉइंट को ज्यादा पास करेंगी एक सेकंड के अंदर। सो मैं कह सकता हूं कि फिगर वाले, जो दूसरा फिगर है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो फिगर वाले 1 से ज्यादा है। क्या ये चीज क्लियर हुई? अगर ये चीज क्लियर है तो बताओ। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ढंग से लिख दें। हम्म मैं कह सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड। बताओ, समझ आया? सही है? नहीं नहीं, ये जो बस वेवलेंथ हुआ एक, ठीक है। ठीक है, कोई भी पॉइंट उठा लो, कोई भी पॉइंट उठा लो, वेव पे कोई भी पॉइंट उठा लो। ठीक है, क्लियर? क्लियर ना फ्रीक्वेंसी? समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे कोई भी एक पॉइंट फिक्स कर लो ना, उस पॉइंट पे तुम चेक कर लो एक एक सेकंड के इंटरवल में कि कितने नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही है। मजा आया, बहुत अच्छी बात है। तो ये फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक, अब फ्रीक्वेंसी के लिए भी कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई होंगी, बिल्कुल दी गई है, आओ देखो। जैसे अगर फ्रीक्वेंसी की क्या करूं, एसआई यूनिट की बात करूं, तो फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है सेकंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज। क्यों भाई? क्योंकि फ्रीक्वेंसी में तुमको साफ साफ दिख रहा है, हर एक सेकंड के इंटरवल में चेक कर रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। हमेशा याद रख लो, ये एक रिलेशन है, इस रिलेशन को हमेशा याद रखना। अच्छा, टी, ये कैपिटल टी, यहां टाइम नहीं है, यहां मैंने टाइम पीरियड बोला। क्या बोला मैंने? टाइम पीरियड बोला। देखो पर सेकंड है ना, क्या बोला मैंने? पर सेकंड, इसीलिए 1/t लिखा है। तो कंफ्यूज ना होने का, बहुत सिंपल सा रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी को मैं एफ से लिख रहा हूं, ठीक, कई जगह न्यू भी लिखा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी एफ लिखेंगे ताकि जो डिनोशन है वो आसानी से समझ में आए। तो एक रिलेशन याद रखिए, फ्रीक्वेंसी को 1 अपॉन टाइम पीरियड। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्या दिया है, कोई भी क्या, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू पर सेकंड है, इसलिए 1/t लिखा गया है। लेकिन t यहां है टाइम पीरियड। अब ये टाइम और टाइम पीरियड में क्या डिफरेंस है, इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए टाइम पीरियड क्या होता है ना, मैंने क्या बताया, टाइम पीरियड हमेशा याद रख लो, टाइम पीरियड जो होता है वो टाइम टेकन होता है टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ द वेव। मतलब कि अगर मैं एक वेव बनाऊं, मैं कहूं कि ये वेव जो है वो ऐसे, दिस इज वन साइकिल, ये क्या है, ये वन साइकिल है। तो यहां से यहां तक जाने में
जितना भी टाइम लगा, लेट्स से कैपिटल टी में इसने एक सर्किल को कंप्लीट किया, मतलब एक साइकिल को कंप्लीट किया, तो इस केस में स्मॉल टी को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा होगा तो वहां भी कैपिटल टी का इस्तेमाल किया होगा, बट यहां टाइम पीरियड है वो क्या है कि वेव को एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है, उसको कैपिटल टी डिनोट करते हैं, वन साइकिल, ठीक है। इसकी असाइनमेंट तो सेक इनवर्स होती है, क्योंकि वन अपॉन टाइम पीरियड है, तो ऊपर ले जाओगे तो सेक इनवर्स, या फिर इसको हर्ट्ज भी बोला जाता है, एच जेड हर्ट्ज, ठीक है। अब देखो, और इसकी बड़ी यूनिट भी होती है, ये तो हर्ट्ज है, वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। अगर मैं और यूनिट की बताऊं, कन्वर्जन, जैसे हमने पीछे वेवलेंथ के लिए कन्वर्जन देखा कि एंगस्ट्रॉम मीटर पर -10, फिर नैनोमीटर मीटर पर -9, पिकोमीटर पर 12, वैसे ही सिमिलरली यहाँ भी फ्रीक्वेंसी जो है, हर्ट्ज जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब इससे बड़े यूनिट के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले डिफाइन करूँ 1 किलो हर्ट्ज, तो अगर कहीं आपको 1 किलो हर्ट्ज दिखता है, इसका मतलब है 10⁻³ हर्ट्ज उसके अंदर होता है। सिमिलरली अगर मैं 1 मेगा हर्ट्ज की बात करूं, MHz, तो इसके अंदर होता है 10⁻6 हर्ट्ज। और अगर मैं 1 मिली हर्ट्ज की बात करता हूं, ये थोड़ी छोटी यूनिट हो गई, तो मिली में 10⁻³ हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये बेसिक सा कन्वर्जन है जो आपको पता होना चाहिए। आई थॉट फ्रीक्वेंसी भी क्लियर हो गई होगी। क्लियर है फ्रीक्वेंसी? चलिए, फ्रीक्वेंसी क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आओ, अब एक और टर्मिनोलॉजी है इंपॉर्टेंट, जिससे डायरेक्ट कई बार सवाल पूछा जाता है, और वो है, वो छोटी सी है, उस चीज को थोड़ा ध्यान रख लीजिए। हाँ, लेकिन एक बात और मैं आपको बताना भूल गया, क्या यहाँ एक रिलेशन स्टेब्लिश एक और होता है, ये भी समझ लीजिए। देखिए, हमेशा जब भी वैक्यूम की बात करता हूं मैं, वैक्यूम मतलब समझ लीजिए फ्री स्पेस से है मेरा मतलब, तो उस केस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ना, वो स्पीड, उसकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। क्या बोला मैंने? कि वैक्यूम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हटा के EMW लिख दूं तो ज्यादा सही लगेगा, क्योंकि वेव के लिए सारी चीजें पढ़ रहे हैं हम। सो वैक्यूम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट को फॉलो करते हुए चलती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी में ना एक और रिलेशन होता है हमारे पास, जिसमें हम लिखते हैं वेव की वेलोसिटी, और उससे डिवाइड कर देते हैं किससे? वेव की वेवलेंथ से। तो ये एक रिलेशन था फ्रीक्वेंसी के अंदर जो आपको पता होना चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी अगर आपको टाइम पीरियड के टर्म में नहीं दी हुई है, तो आप इस टर्मिनोलॉजी से भी फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी जो है, देखो ये आया कहां से, मैं समझा देता हूं। देखो मैंने क्या बताया, यहां ऊपर देखो, यहां जो लेमडा है मतलब वेव लेंथ है वो ज्यादा है, और यहां जो वेव लेंथ लेमडा है वो कम है ना? दिख रहा है सबको, देख भी सकते हो, यहां वेव लेंथ ज्यादा है फर्स्ट फिगर में, और दूसरे फिगर में वेव लेंथ कम है। अब ये बताओ, इसमें वेव लेंथ ज्यादा था तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम थी, है ना? मैंने बोला ना, देखो। और सेकेंड वाले फिगर में अगर वेवलेंथ कम हो गया है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई है। इट मींस कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेमडा वेवलेंथ के। ओके, ये देख के भी पता लग रहा है वेव को। तो हमेशा याद रख लो, जब भी आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली उसका वेवलेंथ कम हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स क्या होंगे? रिड्यूस हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे और ज्यादा हो जाएंगे फ्रीक्वेंसीज में। समझ रहे हो? और वेवलेंथ बढ़ा दोगे तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, तो यार किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है ना। सो अगर मैं वैक्यूम के बारे में बात करूं, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट को फॉलो करती है, तो यहां स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट की तरह आता है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू c/λ। ये एक रिलेशन मैं आपको बताना चाहता था। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट को हम किससे डिनोट करते हैं? c से। और कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सबको पता है। सो यहां से एक रिलेशन आप निकाल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू c/λ। तो मैं यहां लिख देता हूं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू c/λ। क्लियर? वही से ये रिलेशन आया। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी? वेवलेंथ की। और क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो अगर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाना होता है तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना जी। जहां c क्या है? c है स्पीड ऑफ लाइट। तो ये एक और रिलेशन मैं आपको बताना चाहता था। दो रिलेशन फ्रीक्वेंसी में जरूर याद रखिए। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम पीरियड का इनवर्स होता है, तो 1/t, और दूसरा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ, जहां c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। अब तो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या है सर जी, आगे बढ़ते हैं, आओ। अगली टर्मिनोलॉजी जिससे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं और वो उसको बोलते हैं वेव नंबर। ठीक है, सुना भी होगा आपने वेव नंबर। देखो कई बार लोग बता देता है ना, लेकिन ये समझा नहीं पाता कि वेव नंबर क्या होता है। ठीक है, देखो वेव नंबर क्या होता है हमेशा याद रख लो, जैसे हमने फ्रीक्वेंसी के लिए डिफाइन किया था क्या, कि नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड, उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। वही चीज यहां भी है। वेव नंबर का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ वेव, लिख लो, नंबर ऑफ वेव, यहां भी नंबर ऑफ वेव होगा, लेकिन चेंज क्या होगा, इन 1 मीटर लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। ओ मतलब स्लाइड सा चेंज, फ्रीक्वेंसी से स्लाइड सा चेंज। हम वहां 1 सेकंड में किसी एक पॉइंट से जितनी नंबर ऑफ वेव पास हो रही थी उसको फ्रीक्वेंसी बोल रहे थे। लेकिन वेव नंबर क्या है कि अगर मैं इसी वेव पे 1 मीटर लेंथ कहीं भी डिफाइन कर दूं, तो उस 1 मीटर लेंथ में कितनी नंबर ऑफ वेव्स होंगी, कितनी नंबर ऑफ वेव पास करेंगी, उसी को वेव नंबर बोला जाता है। जल्दी समझ नहीं आता है बट अभी समझ लो, मैं तुमको समझा भी दी। तो मान लो अगर मैं कोई दो डिस्टेंस 1 मीटर लेंथ का फिक्स कर दूं किसी वेव पे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक वेव बनाऊं ऐसे, ठीक है, और मान लो मैंने बोल दिया कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है। सो इस डिस्टेंस में जितनी नंबर ऑफ वेव पास होंगी 1 मीटर के लेंथ में, उसी को मैं वेव नंबर बोल दूंगा। बहुत सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, अब याद रख लो एक इंपॉर्टेंट चीज, वेव नंबर को ऐसे वी के ऊपर बार लगा दीजिए, इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये डिनोशन है वेव नंबर का, वी बनाइए उसके ऊपर एक बार लगा दीजिए। ठीक है, और रिलेशन याद रख लीजिए, बी बार होता है इनवर्स ऑफ लेमडा, यानी 1/लेमडा, मतलब वेवलेंथ का इनवर्स वेव नंबर होता है। वेवलेंथ का इनवर्स क्या होता है, वेव नंबर। अब वेवलेंथ का इनवर्स अगर वेव नंबर होता है, तो अगर मैं तुमसे इसकी साइन यूनिट पूछूं, तो क्योंकि वेवलेंथ की साइन यूनिट क्या होती है, मीटर, और 1/मीटर है, तो क्या मैं इसको मीटर इनवर्स नहीं लिख दूंगा, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। मतलब अगर एक और तरीके से वेवलेंथ को डिफाइन करें तो क्या लिख सकते हैं, सॉरी, एक और तरीके से अगर मैं वेव नंबर को डिफाइन करूं तो क्या लिख सकता हूं कि वेव नंबर इज दी रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या फिर वेव, वेव के लिए भी डिफाइन होती है, नॉट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो तो कैटेगरी है वेव की। ठीक है, तो वेव नंबर इज दी रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। मतलब वेवलेंथ को उल्टा कर दीजिए, तो आपको अगर कोई वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए कहता है किसी भी वेव का, तो आप 1/लेमडा कर दीजिए, तो उसका वेव नंबर आपको मिल जाएगा। और वेव नंबर एक्चुअली में क्या होता है, 1 मीटर लेंथ डिफाइन कर देंगे, तो उस 1 मीटर लेंथ में जितनी नंबर ऑफ वेव पास होंगी उसी को वेव नंबर कहा जाएगा। क्लियर है, हो गया क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। चलिए जी, अगर क्लियर हो गया तो टर्मिनोलॉजीज हमारी होती है समाप्त, जो इंपॉर्टेंस थी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर, हमने बहुत अच्छे समझ लिया, और ये सारी टर्मिनोलॉजीज आगे यूज होंगी, इसीलिए मैंने इन सभी को पढ़ाया। ठीक है, चलिए अब देखो हुआ क्या ना, जब देखो वेव तो अब हमने वेव के बारे में स्टडी भी कर लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझा, उसकी सारी टर्मिनोलॉजीज को समझी, ऐसा यूनिट्स, इवन बड़े यूनिट्स भी देखे हमने। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज, टाइम पीरियड और वेव नंबर। ठीक है, अब देखो होता क्या है ना, अब यहां से एक ड्रॉबैक हमको देखने को मिलता है, और वो ड्रॉबैक क्या था, थोड़ा ध्यान से समझो। ठीक है, अभी तक तो हमने वेव नेचर चलाया, अब वेव के साथ पार्टिकल नेचर को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो यहां से पार्टिकल नेचर इंट्रोड्यूस होगा। हुआ क्या था ना कि जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे स्टडी कर रहे थे, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे जब हमने स्टडी शुरू की, तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हमने रिफ्लेक्शन जैसा फिनोमेना जो फिजिक्स में यूज होता है उसको भी एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छे से। हमने देखा तो रिफ्रैक्शन का भी फिनोमेना वेव से बहुत इजीली एक्सप्लेन किया जा रहा था, वेव के कॉन्सेप्ट लगा के हम उसकी थ्योरी को सही प्रूव कर सकते थे और एक्सप्लेन कर सकते थे। इवन अगर मैं डिफ्रैक्शन की बात करूं, सुने हो वेव में, तो डिफ्रैक्शन जैसा फिनोमेना जो है वो भी बहुत आसानी से हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जितनी भी थ्योरी थी उसके हेल्प से इस चीज को हम एक्सप्लेन कर पा रहे थे। लेकिन मेजर ड्रॉबैक कहां आया कि जब हम इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कॉन्सेप्ट को पार्टिकल थ्योरी, पार्टिकल नेचर के लिए जब हम अप्लाई किए, जैसे अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करूं, आइंस्टीन का डिस्कवर किया हुआ, जिनके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो जो वेव की जो थ्योरी थी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में रही नाकाम, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई।
और साथ ही साथ अगर मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की बात करूं तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब हमारे पास एक समस्या खड़ी हो गई कि यार ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ये तो वेव नेचर है, तो जो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ये वेव नेचर को तो अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक पार्टिकल नेचर है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पार्टिकल नेचर है मैटर का। तो यार ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर माना जाता कि वेव एक फंडामेंटल है जो कि सिर्फ अगर ऐसा समझ लो कि जैसे हमने कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट हुई थी कि कोई भी जो मैटर है, ठीक है, वो क्या करता है, दो नेचर को शो करता है, सब यही कहते थे। तो वेव जो है वो वेव नेचर को तो सेटिस्फाई करनी चाहिए, साथ में पार्टिकल नेचर को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, लेकिन यहां जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की थ्योरी अप्लाई की गई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, तो वो उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। यही मेजर ड्रॉबैक हुआ और यहीं से फिर एक और पार्ट बन गया एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, जहां शुरू हुआ किसका किसका खेल, पार्टिकल नेचर का खेल शुरू हुआ। अब यहां मैक्स प्लैंक जो थे वो अब पिक्चर में आए, उन्होंने अपनी थ्योरी लाई, ठीक है। तो अब शुरू करेंगे हम पार्टिकल नेचर, ठीक है। वेव नेचर में ज्यादा कुछ नहीं था, इंट्रोडक्शंस था वेव का, साथ में उसकी सारी टर्मिनोलॉजीज थी। अब जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अब सेकंड पार्ट हुई कि भाई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को कैसे समझाया जाए। तो ड्रॉबैक यही था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का कि उसने वेव नेचर को तो एक्सप्लेन किया, इवन पोलराइजेशन को भी इसने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन को तो कर लिया, ये वेव के फिनोमेना है। इंटरफेरेंस भी शो हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। लेकिन अगर मैं जैसे ही पार्टिकल नेचर में शिफ्ट हुआ, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, तो वहां ये चीजें गलत होने लगी। तो इस चीज को सही करने के लिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो अब यहां मैक्स प्लैंक साहब पिक्चर में आए, ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी एक क्वांटम थ्योरी दी। ये बेसिकली पार्टिकल नेचर पे बेस्ड थ्योरी है, ठीक है। थोड़ा देखें कि एंगेजमेंट क्लास में है कि नहीं, ठीक है। वेव नंबर रेसिप्रोकल वाला रिपीट प्लीज। अरे यार रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन कैसे सेटिस्फाई करती है? ड्रॉपर हो जैनुल खान, ड्रॉपर हो या फिर 12 कभी पढ़ा नहीं है? वेब ऑप्टिक्स भूल गए? ऑप्टिक्स वाला सेक्शन भूल गए? डिफ्रैक्शन उसी में तो पढ़ाया गया है, इंटरफेरेंस तो उसी में तो पढ़ाया गया है, वो वेव नेचर से नहीं होती है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से तुमने कभी डिफ्रैक्शन को प्रूव करते हुए देखा है कहीं? पढ़ा है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज हुआ है कहीं डिफ्रैक्शन में? तुम बताओ। अरे सब ये वेव की प्रॉपर्टीज ही तो है, ठीक है, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन ना क्रिएट करें क्लास में, ठीक है, हमेशा याद रख ले। वेव नेचर ही रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन को शो करता है। अरे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, उसके बाद डिफ्रैक्शन वाली तो पार्ट था हाइगेंस प्रिंसिपल के बाद, वेव ऑप्टिक्स। चलिए, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, देखो इनामुर तुम समझो, देखो यहां जो वेव नंबर है वो बस रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा होता है, उल्टा मतलब 1/λ। रेसिप्रोकल अगर मैं 2 का रेसिप्रोकल बोलूं तो 1/2 हो जाएगा, 4 का रेसिप्रोकल बोलूं तो 1/4 हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल का मतलब है कि अपॉन में कर देना, 1 के अपॉन में कर देना, ठीक है। चलिए, तो अब पिक्चर में आए मैक्स प्लैंक साहब, तो अब हम देखेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये मैक्स प्लैंक साहब साइंटिस्ट थे, उन्होंने अब पार्टिकल नेचर का इंट्रोडक्शन किया, ठीक है, ताकि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन की चीजों को समझा जा सके। और चिंता नहीं करेंगे, बिल्कुल हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ेंगे और ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी पढ़ेंगे, चिंता बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे अभी। तो अब यहां से मैक्स प्लैंक साहब पिक्चर में आए और उन्होंने अपनी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दी, ठीक है। मैक्सवेल किधर खड़े थे? देखो मैक्सवेल खड़े थे वेव वाले साइड, क्यों? क्योंकि मैक्सवेल की थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की थी, ठीक है। लेकिन मैक्स प्लैंक जो थे वो साहब क्या सपोर्ट कर रहे थे? वो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट कर रहे थे। मैक्सवेल वेव नेचर को सपोर्ट कर रहे थे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पार्टिकल नेचर। अरे बहुत झंझट हुआ है यार, ठीक है, ये पार्टिकल और वेव में। वो तो एंड में जाकर डी ब्रॉगली भाई साहब आए, फिर उनको भी हम पढ़ेंगे, चिंता नहीं करने का, डी ब्रॉगली भी हम पढ़ेंगे। वो आए, फिर उन्होंने कंक्लूजन दिया कि भाई दोनों हो सकता है, सिचुएशंस पर डिपेंड करता है कि एक मैटर जो है वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है, वेव नेचर भी शो करता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग चीजों पे, अलग अलग कंडीशंस पे, ठीक है। तो अब प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ठीक है, सबसे पहली बात ये किसको सपोर्ट करते हैं? प्लैंक्स सपोर्ट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट का वेव नेचर है
रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, लाइट का पार्टिकल नेचर है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सब लाइट से होती है, ठीक है। तो प्लैंक साहब जो थे वो किसको सपोर्ट कर रहे थे? वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग जो इनकी थ्योरी है वो एक्चुअली कहती क्या है, थोड़ा समझिए। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, क्या थी इनकी थ्योरी भाई? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बहुत सिंपल थ्योरी थी। क्या थी? इन्होंने ये बताया था कि अगर कहीं भी लाइट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रही है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लाइट एनर्जी आ रही है, तो वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो कंटिन्यूअस एनर्जी पैकेट्स में ट्रैवल कर रही है। मतलब एक एनर्जी का पैकेट है और वो पैकेट के थ्रू लाइट आ रही है। मतलब कि सन से जो लाइट हम आते हुए देखते हैं ना, हमको लगता है कि सन से लाइट कंटिन्यूअस आ रही है अर्थ पे, लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं होती हैं, वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स में होती हैं। और वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स इतने कंटिन्यूअस होते हैं कि हमको लगता है कि सीधी लाइट गिर रही है। यही प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी थी। उन्होंने कहा कि अगर एनर्जी किसी एक जगह दूसरे का ट्रांसमिट करती है तो वो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो यही चीज को थोड़ा लिखिए और मैं बहुत अच्छे समझाता हूं, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। समझिए, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, लाइट एनर्जी, सॉरी क्या लिख दिया, LIGHT, LIGTH नहीं, LIGHT, ठीक है। लाइट एनर्जी, अरे यार, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर in the form of close continuous, close हटा दीजिए, in the form of discrete energy packets, ठीक है। सो बेसिकली ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी। क्या बोला उन्होंने कि लाइट एनर्जी अगर कहीं भी ट्रांसमिट हो रही है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लाइट एनर्जी जा रही है, तो वो डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में जाएगी। मतलब अगर ये हमारा सन है और सन से अगर अर्थ पे लाइट आ रही है ना बेसिकली, तो वो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली ऐसे आ रही है कंटिन्यूअस ना, वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स में आ रही है, बिल्कुल ऐसे। कहने का मतलब इनका ये था। लेकिन हमको तो नजर आती है डायरेक्टली, ऐसा थोड़े होता है कि कहीं लाइट आती है फिर कहीं अंधेरा होता है, फिर लाइट आती है फिर अंधेरा होता है, ऐसा तो नहीं होता है। हमको नजर कैसा आता है? हमको नजर आता है कि डायरेक्टली कोई सीधी लाइट आ रही है। इवन इस रूम में भी, इवन हर जगह कहीं भी लाइट जो है अगर एक जगह दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रही है लाइट एनर्जी, तो वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स में ट्रांसमिट हो रही है। लेकिन ये एनर्जी पैकेट इतने कंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यूअस का मतलब समझ लो कि अगर तुम खुद सोचो ना, अगर ये पैकेट्स एकदम पास पास हो, एकदम चिपके चिपके इतने सारे पैकेट्स हो एकदम ऐसे, तो तुमको ये एक रे के फॉर्म में ट्रैवल करती हुई दिखेगी एकदम कंटिन्यूअस, तुम पकड़ नहीं पाओगे। वो इतने कंटिन्यूअस होते हैं, मतलब वो पैकेट्स इतने पास 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 आते हैं और इतने ज्यादा नंबर्स में आते हैं, लेकिन आती है एनर्जी पैकेट्स में, हमेशा याद रख लो। डायरेक्ट कंटिन्यूअस एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं होता है किसी भी जगह से, वो स्मॉल पैकेट्स में बट के आती हैं। लेकिन वो स्मॉल पैकेट्स इतने कंटिन्यूअस होते हैं और इतने पास पास होते हैं और इतने ज्यादा नंबर्स में होते हैं कि हमको लगता है कि वो कंटिन्यूअस एनर्जी आ रही है हर जगह से। सो बेसिकली यही प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी थी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कहीं भी एनर्जी, जरूरी नहीं कि सिर्फ सन से अर्थ, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि सन से अर्थ वाला, ठीक है। अब समझ लो ये इतने कंटिन्यूअस और इतने पास पास है ना यार, कि लगेगा ना कि एकदम रेस के फॉर्म में डायरेक्टली और कंटिन्यूअस लाइट आ रही है, बीच में कहीं गड़बड़ी नहीं है। लेकिन होता क्या है एक्चुअली, छोटे 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 पैकेट्स होते हैं, वो पैकेट्स इतने पास पास होते हैं, इतने कंटिन्यूअस होते हैं कि वो डायरेक्ट रेस के फॉर्म में ट्रैवल करती हुई लाइट हमको नजर आती है। समझ आया? यही प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी थी, ठीक है। ठीक है, हाँ जी, डुअल नेचर पर पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये इतने कंटिन्यूअस होते हैं कि, अब देखो सबसे बड़ी चीज, इतने कंटिन्यूअस होते हैं ये कि हमको लगता है कि डायरेक्टली पूरी लाइट आ रही है, ठीक है। हमको डायरेक्टली लगता है कि कंटिन्यूअस लाइट हमारे ऊपर आ रही है, लेकिन वह है एक्चुअली पैकेट्स के फॉर्म में। अब ये जो स्मॉल पैकेट्स हैं, दीज स्मॉल पैकेट्स, अब ये जो एक स्मॉल पैकेट है लाइट का,
ठीक है, जिसके पास एनर्जी है, एनर्जी पैकेट है तो एनर्जी उसके अंदर होगी. सो दीज स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड ऑफ लाइट एनर्जी, इनको बोलते हैं फोटॉन. क्या बोलते हैं? यहीं से शुरुआत होती है फोटॉन की. और क्वांटा भी इनको बोला जाता है. क्वांटा, क्या बोलते हैं? क्वांटा. तो नाम है कि जो स्मॉल पैकेट है, इस एक एनर्जी के स्मॉल पैकेट को क्या बोलेंगे? या तो फोटॉन बोलेंगे या फिर बहुत बुक में क्वांटा भी बोला जाता है. देखो लाइट, ओ सॉरी, लाइट से ही शब्द आया फोटॉन का. देखो फोटो का मतलब लाइट होता है, तो फोटॉन मतलब लाइट एनर्जी का एक स्मॉलेस्ट पैकेट, एक ऐसा पैकेट जिसके पास कुछ एनर्जी अवेलेबल होगी, उसको फोटॉन बोला जाता है. क्लियर? क्लियर? चलिए, अब अगर ये चीज क्लियर है तो समझते हैं थोड़ी और बातें. कहां गई? ये रही. चलिए, सो इसको क्या बोलते हैं? फोटॉन बोला जाता है. ठीक. अब ये जो फोटॉन है ना, इस फोटॉन पे, इस एनर्जी पैकेट्स में उन्होंने फर्दर स्टडीज की और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए. फोटॉन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए. अब वो क्या है आइए समझते हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटॉन, या फिर आप इसको क्वांटा बोल लीजिए. ठीक है, फोटॉन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर क्वांटा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स. पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, जब वो फोटॉन के बारे में और स्टडी किए तो समझे. क्या समझे? पहली चीज कि जो फोटॉन है, क्योंकि ये एक लाइट का ही एनर्जी पैकेट है, क्योंकि क्या है, एक लाइट का ही एक एनर्जी पैकेट है, तो सबसे पहले बातें उन्होंने उसकी स्पीड पे की. तो क्योंकि एक लाइट का ही एक एनर्जी पैकेट है तो इसकी स्पीड भी जो होगी वो किसकी होगी? कितनी होगी? स्पीड ऑफ लाइट के ही बराबर होगी. मतलब फोटॉन हमेशा ट्रेवल करता है स्पीड ऑफ लाइट से. ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. मतलब एक फोटॉन की भी स्पीड कितनी होगी? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. दूसरी चीज क्या बोला उसने कि जो स्पीड है ना, और जो वेवलेंथ है, क्या बोला? ध्यान से समझो. जो स्पीड है और वो वेवलेंथ है किसकी? फोटॉन की. ऑफ फोटॉन वो चेंज हो सकती है. मीडियम जैसे बदल दोगे तो उसकी स्पीड और वेवलेंथ दोनों चेंज हो जाएगी. फोटॉन की स्पीड और वेवलेंथ को चेंज किया जा सकता है मीडियम बदल के. मतलब पानी में अलग हो जाएगा, एयर में अलग हो जाएगा, वैक्यूम में अलग हो जाएगा. हालांकि वैक्यूम और एयर में तो स्पीड ऑफ लाइट सेम होती है, लेकिन अगर वाटर या फिर और अदर मीडियम में डालते हो तो इसकी स्पीड और वेवलेंथ दोनों चेंज हो जाएगी. तो द स्पीड और वेवलेंथ ऑफ फोटॉन चेंजेज इन अ मीडियम. बट क्या चीज चेंज नहीं होगी? बट फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी. हमेशा याद रख लो. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन रिमेन्स कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज विथ मीडियम. मतलब भले आप कितना ही मीडियम बदल दीजिए, उसकी स्पीड और वेवलेंथ तो बदल जाएगी मीडियम के अकॉर्डिंग, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो नहीं बदलेगी. डज नॉट चेंजेस विथ चेंज इन मीडियम. ठीक है, समझ आया? तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है. ठीक. चलिए, क्या बोला? क्या बोला? किसी ने कुछ बोला है क्या? फोटान भी कहते हैं. फोटान, फोटान क्या होता है भाई? फोटान क्या होता है साहिल अहमद? फोटॉन होता है PHOTON. मैंने लिखवाया तो है आपको. चलिए, अगली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अगली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0. ये इंपॉर्टेंट है. फोटॉन के लिए कोई रेस्ट मास नहीं डिफाइन किया गया. जैसे हम ह्यूमन बॉडी है या फिर और अदर अर्थ पे जो भी नेचर में आपको बॉडी दिखती है, सबका कुछ ना कुछ रेस्ट मास है. लेकिन फोटॉन जो है, क्योंकि वो एक कंटिन्यूअस एनर्जी का पैकेट है और वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से ट्रैवल करते रहता है, तो उसका रेस्ट मास डिफाइन नहीं किया गया है. ठीक है, रेस्ट मास डिफाइन नहीं किया गया है. अरे भाई, वो स्पीड ऑफ लाइट, वो एक एनर्जी पैकेट है और स्पीड ऑफ लाइट से चलते रहता है, तो जब कभी रुकेगा नहीं तो उसका रेस्ट मास का डिफाइन किया जाएगा. इसलिए उसका रेस्ट मास को 0 माना जाता है.
मतलब क्लासिकल जो मैकेनिक्स की जो थ्योरी है, न्यूटन्स लॉ वगैरह, वो डायरेक्टली हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं फोटोन के केस में, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स की जो थ्योरी बोलती है न्यूटन्स लॉ जैसे F=ma, सो वहां जो मास होता है वो एक्चुअली रेस्ट मास होता है किसी भी बॉडी का, समझ रहे हो? सो क्लासिकल मैकेनिक्स की थ्योरी यहाँ अप्लाई नहीं होती है, इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स बनाया गया। थोड़ा डीप डाउन जाने की कोशिश करो, ठीक है? थोड़ा डीप डाउन जाने की कोशिश करो तो समझ में आएगी चीजें, ठीक है? अगली चीज समझ लो क्या है। फोटोन जो है इज न्यूट्रल। फोटोन इज अ न्यूट्रल, ठीक? इट हैज नो चार्ज। फोटोन इज न्यूट्रल, इट हैज नो चार्ज, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है? ये सिंपल सा टर्म है तो सब समझ सकते हो। अगली चीज ऐसा समझ लो कि जो फोटोन है, अब ये बताओ, क्या किसी फोटोन को मैं इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में भेज दूंगा तो क्या वो अपने पाथ से डिविएट होगा? जरा मुझे अब ये समझो, थोड़ा चैट सेक्शन में चलते हैं, थोड़ा एंगेजमेंट चेक करते हैं। अरे उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इट इज ए न्यूट्रल पार्टिकल। फोटोन एक न्यूट्रल पार्टिकल है। फोटोन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। अभी ये बताओ कि क्या अगर मैं फोटोन को किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में भेज दूं तो क्या कोई डेविएशन देखने को मिलेगा? ये बताओ, क्या कोई डेविएशन देखने को मिलेगा अगर मैं किसी फोटोन को किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में भेज दूं? क्यों? क्यों नो डेविएशन? क्यों भाई डेविएशन क्यों नहीं देखने को मिलेगा? हुँ? बोलो, डेविएशन क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि सर ये एनर्जी पैकेट है। आंसर इनअप्रोप्रिएट है, गलत नहीं कहूंगा लेकिन आंसर इनअप्रोप्रिएट है। देखो, क्योंकि एक एनर्जी पैकेट है और ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है, और किसी भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होने के लिए चार्ज का होना बहुत जरूरी है। ओहो, और अभी ऊपर ही तो मैंने तुरंत बोला तुम लोगों से, चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ना ही पॉजिटिव चार्ज है इसमें और ना ही निगेटिव चार्ज नहीं है, इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। और अगर ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है तो ये कभी भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं करेगा। तो लिख लीजिए, फोटोन डू नॉट डेविएट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसी पे बेस्ड एक और चीज पूछूंगा, ठीक है? क्या पूछूंगा, समझाता हूं। इस चीज को थोड़ा कॉपी कर लेते हैं। क्या चीज पूछूंगा अभी समझाता हूं, देखो। अब जरा मुझे सब लोग ये बताओ कि ठीक है, फोटोन जो है वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में तो डेविएट नहीं करता है, क्या फोटोन ग्रेविटेशनल फील्ड में डेविएट करेगा? मस्त सवाल। क्या फोटोन ग्रेविटेशनल, अगर मैं किसी फोटोन को किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में डाल दूं तो क्या वो डेविएट करेगा उस ग्रेविटेशनल फील्ड में? आओ थोड़ा आंसर चेक करते हैं। क्या फोटोन ग्रेविटेशन फील्ड में डेविएट करेगा? कोई ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर मैं किसी फोटोन को भेज दूं तो बोलो। यस सर। क्यों? क्यों? क्यों भाई? नो, शब्बन ने बोला नो, क्यों भाई? यस एब्सोल्युटली। अरे ब्लैक होल के अराउंड डेविएट होता है। ब्लैक होल में ना जाओ। यस एब्सोल्युटली, ये ग्रेविटेशन फील्ड में डेविएट होगा। अरे गधो, कभी भी रेस्ट मास डिफाइंड नहीं है ना, लेकिन ऐसा थोड़े है, फोटोनिक पार्टिकल है तो उसके पास तो मास होगा ना, भले वो मूवमेंट कर रहा है। रेस्ट मास जीरो है, मैंने ये नहीं बोला कि फोटोन का मास जीरो है। और अगर मास है तो ग्रेविटेशन फील्ड किस पे बेस्ड होती है? ग्रेविटेशन लॉ किस पे बेस्ड होता है भाई? दो ऑब्जेक्ट के मासेस पे ही तो बेस्ड होता है। तो फोटोन अगर एक पार्टिकल है और उसके पास मास है, उसका रेस्ट मास जीरो है, लेकिन उसके पास अपना मास तो है, समझ रहे हो?
इसीलिए वो ग्रेविटेशन फील्ड में डेविएट करेगा। फोटोन का अपना मास होता है, रेस्ट मास भले जीरो होता है। यस, ग्रेविटी जो है उसके अंदर वो डेविएट करेगा। बिल्कुल सही। हाँ जी, तो समझ आया ना? ठीक। रिपीट रीजन सर। अरे रीजन ये है कि फोटोन का अपना मास होता है, रेस्ट मास जो है वो जीरो है, लेकिन उसका अपना मास है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज अगर नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ गया? ऊपर गया, ये रहा, आ जाओ। अगर आप नोट करना चाहें तो चीज को नोट कर लीजिए, क्या कि फोटोन जो है वो इट गेट्स डेविएटेड इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, चलिए। सो ये बातें थी किसकी? ये बातें थी सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटॉन्स की। अब ठीक है, अब थोड़ी बातें करते हैं किस पे। अब देखो, जैसे कि ये तो कैरेक्टरिस्टिक तुमको समझ में आ गया होगा, इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक मैं तुमको समझा दी, सवाल पूछा जाएगा तो आप आंसर कर देना इसकी। ठीक है, चलिए। अभी अब क्योंकि फोटोन क्या है, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि फोटोन एक एनर्जी का पैकेट है, तो अगर मान लो कोई हमसे कहे कि यार अगर एनर्जी का पैकेट है, जरा बताओ कि अगर कैसे पता करें कि किस फोटोन के पास कितनी एनर्जी है। अगर हमको एनर्जी निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? मान लो अगर सवाल के थ्रू एनर्जी बोल दिया गया, तो यार हमको बताना पड़ेगा ना, अगर एनर्जी पैकेट है तो भाई कितने का एनर्जी पैकेट है, कितनी एनर्जी है उसके अंदर, ये सारी चीजें। तो आओ अब इसी इसी के अंदर एक टॉपिक होता है आगे, जिसमें हम डिफाइन करते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन। अगर आप इसको चाहो तो कैरेक्टरिस्टिक के अंदर डाल देना, और अगर एक्सटर्नल कोई टॉपिक आप वो इसको बनाना चाहो तो आप एक्सटर्नली भी इस टॉपिक को बना सकते हो। ठीक है, तो अगर थोड़ी बातें करें एनर्जी ऑफ फोटोन पे तो मजा आएगा। मजा आएगा कैसे? आओ देखो, मैं समझाता हूँ। एनर्जी ऑफ फोटोन ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूमेरिकल बनता है यहाँ से। ठीक है, तो समझो। उन्होंने क्या बोला प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने, कि जो फोटोन है, ठीक है, वो एक एनर्जी का पैकेट है और ट्रैवल कैसे करता है, हमेशा याद रख लो। जो फोटोन है वो ट्रैवल करता है स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक, और एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने के लिए मैक्स प्लैंक ने, जो प्लैंक्स थे, उन्होंने ये बात बताई कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके फ्रीक्वेंसी के। मतलब अगर हमको एनर्जी ऑफ फोटोन डिफाइन करना है, इट मींस किसी भी फोटोन की एनर्जी उसके फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली डिपेंड करेगी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, या फिर एनर्जी बढ़ाओगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फ्रीक्वेंसी के। मतलब अगर मैं इसको ई लिखूं तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए ना, मैक्स प्लैंक जो थे उन्होंने अपना एक कांस्टेंट इजाद किया, उन्होंने अपना एक कांस्टेंट बनाया, और उस कांस्टेंट को उन्होंने डिनोट किया सिंबल एच से। सो ई इज इक्वल्स टू एच एफ। ये रिलेशन है एनर्जी और फ्रीक्वेंसीज में, डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन है। और उसमें जो एच है, इस एच को हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट। इस एच की उन्होंने एक फिक्स वैल्यू भी दी, जो होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और इसकी यूनिट होती है जूल सेकेंड। सो इस एच की वैल्यू, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इस चीज को आपको याद रखना है। और E इज इक्वल्स टू एच एफ। ये क्या है कि एनर्जी जो होगी वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी उसकी फ्रीक्वेंसी पे। और क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट चाहिए, तो मैक्स प्लैंक जो थे, क्योंकि उन्होंने ही फोटोन के बारे में डिस्कवरी की, मतलब फोटोन के बारे में पहली अपनी थ्योरी दी थी, डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स हैं। सो उन्होंने अपना एक कांस्टेंट इजाद किया जिसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। अब क्योंकि हम पीछे पढ़ के आए एक और चीज की फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सर सी बाई लेमडा होता है। सो इसी चीज को मॉडिफाई करके और क्या लिखा जा सकता है? एच सी अपॉन लेमडा। तो ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, ये एनर्जी जो है इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और अगर एनर्जी को इन टर्म ऑफ वेवलेंथ लिखना हो तो हम नीचे वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर कभी भी सवाल में वेवलेंथ दिया और एनर्जी पूछे तो आप E इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा याद कर सकते हैं, और कभी भी फ्रीक्वेंसी दिया एनर्जी पूछे तो आप E इक्वल्स टू एच एफ याद कर सकते हैं। सो एनर्जी इन टर्म ऑफ वेवलेंथ।
सो ये थी एक फोटॉन की एनर्जी, यानी एक फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है, एच एफ के बराबर होती है, जहां एफ है फ्रीक्वेंसी, आप एच न्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं एच न्यू दिखना तो कंफ्यूज मत होना, एफ लिखो या न्यू लिखो, मैंने एफ से फ्रीक्वेंसी आसान बनाने के लिए डिनोट किया है, ठीक है, ठीक है, क्लियर, नहीं हॉस्टल में नहीं रहते। अच्छा अब एक चीज, इस चीज को देख के मैं तुमसे दो चीजें पूछना चाहता हूं, कंक्लूजन क्या मिला, चलो एनर्जी की तो बातें हो गई, अगर मैं तुमसे पूछूं तो एनर्जी का फार्मूला है एक तो एच न्यू या फिर इसी को एच सी बाई लेमडा लिखा जा सकता है। अब जरा मुझे ये बताओ इन दोनों में तुमको क्या रिलेशन दिख रहा है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, तो ये तो बहुत सिंपल है, सर जी डायरेक्टली रिलेटेड है ना जी, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ाओगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं एनर्जी और वेवलेंथ में पूछूं तो अब क्योंकि एच भी एक कांस्टेंट वैल्यू है और सी भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो पूरा एच सी का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सो वेवलेंथ के क्या ये तुमको इनवर्सली रिलेटेड दिख रहा है, झूठ मत बोलना, हाँ सर, सो ई इज इनवर्सली रिलेटेड टू वन अपॉन लेमडा, इट मींस अगर किसी भी फोटोन का वेवलेंथ बढ़ा दिया जाए ना सर, तो वो उसकी एनर्जी को भी क्या करेगा, घटा देगा, मतलब जितना ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम एनर्जी, क्लियर, बताओ, क्लियर, मजा आया एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट देख के, बोलो बोलो, है ना जी, ठीक। अब देखो अब मन में ये सवाल आ रहा होगा ना कि सर एच की इतनी बड़ी वैल्यू, सी की इतनी बड़ी वैल्यू, और मान लीजिए लेमडा वमडा दे दे और एनर्जी हमसे पूछ ले किसी फोटोन का, तो हम तो निकालते रह जाएंगे, क्यों भाई, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन 6.6 × 10⁻⁴, फिर स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, तो यार सवाल सॉल्व करने में तो हालत खराब हो जाएगी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की समय भी नहीं रहता है उतना, तो इसी फार्मूले को सवाल के पर्पज से कैसे देखेंगे थोड़ा ये समझ लो। अब देखो पहले ये चीज मैं तुमको समझा देना चाहता हूं, एक चीज और समझ लो, अगर इफ देयर इज n नंबर ऑफ फोटॉन्स, सो एक फोटोन की एनर्जी E इक्वल्स टू एच एफ है, तो n फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, अरे सर क्या बात कर रहे हैं, एन एच एफ, ओके, मतलब जहां n क्या है, n किसको डिनोट कर रहा है, n डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ फोटोन को। सिमिलरली इसी एनर्जी को E इक्वल्स टू एन एच सी बाई लेमडा लिखा जाता, तो कहीं कंफ्यूज मत होने का, अगर कहीं फोटोन का नंबर दिया है कि इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स और एनर्जी पूछे, तो आप उस n को मल्टीप्लाई कर देना HF के साथ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और नहीं होगी, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज क्या है, क्या है भाई, सबसे बड़ी चीज समझो, कंपेटिटिव एग्जाम में, ठीक है, कंपेटिटिव एग्जाम में अगर ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो सर सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा प्रोडक्ट एच सी की वैल्यू पुट करना, और कहीं लेमडा अगर मीटर से नैनोमीटर में दे दे, पिकोमीटर में दे दे, तो और हालत खराब हो जाएगी। तो आयो अब मैं तुमको सिखाता हूँ सबसे पहले, अच्छा एनर्जी के साइन यूनिट, क्योंकि एनर्जी है तो इसके साइन यूनिट भी समझना जरूरी है ना, ये बताओ एनर्जी की साइन यूनिट क्या होती है, एनर्जी की साइन यूनिट तो जूल होती है, सबको पता है, जूल। लेकिन कभी भी ना क्या बताऊं, एक मस्त चीज बताऊं, कभी भी एग्जाम में देखोगे ना तो जूल तो रहता ही नहीं है, हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिखने को मिलेगा, ईवी। तो सिर्फ जूल ही नहीं, एनर्जी की एक और यूनिट होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी, और मैक्सिमम नंबर ऑफ सवाल ईवी ही दिया होता है, मतलब कहीं लिखा होगा 2 EV, 3 EV, 4 EV, ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक्चुअली वो एनर्जी की बात कर रहा है, तो एनर्जी की सिर्फ जूल ही नहीं एक और यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद है, पता है, कहीं सुना है तो बताओ जल्दी, यस, ठीक है, सुना है, बिल्कुल सुना है, तो एनर्जी की यूनिट होती है ईवी। अब रिलेशन क्या है थोड़ा ये समझ लो, जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या रिलेशन है, और मैं मस्त चीज तुमको समझाऊंगा एक थे, देखो हमेशा याद रख लो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल की एनर्जी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻- जूल की एनर्जी होती है। अब मैं तुमको एक खास कन्वर्जन सिखाता हूं, ये खास इसलिए है ना क्योंकि जो तुम्हारे न्यूमेरिकल है उसमें बहुत ज्यादा काम आएगा, और ये सीख जाओगे ना मेरी कही हुई बातें, तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी तुम्हारी, इसलिए क्योंकि इसमें का कोई सवाल गलत नहीं होगा तुमसे,
मैं समझाता हूं, देखो। जब भी आपको क्या हो, एनर्जी दी हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और आंसर पूछे जूल में, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में अगर कभी भी आपको जाना है तो आप याद रख लीजिए, जितनी भी एनर्जी दी हुई होगी आप हमेशा डिवाइड कर देना किससे, 1.6, सॉरी मल्टीप्लाई कर देना किससे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 जूल से। क्या बोला मैंने? जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहे कि फाइंड आउट 2 ईवी इन जूल, जूल में कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में होगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इतना जूल, मतलब 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। तो हमेशा एक कन्वर्जन याद रख लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाने के लिए हम 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाना हो तो, अरे सर अब तो समझ आ गया, अगर कभी भी जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाना हो तो हमेशा हम डिवाइड करेंगे, ये शॉर्ट ट्रिक याद रख लो। जब भी जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाना हो तो हम डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 के नंबर से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं 30 जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ, सो 30 जूल क्या हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। आज के बाद जो भी आंसर आएगा वो ईवी में आएगा, आज के बाद तुमको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हमेशा याद रख लो। जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाना हो तो डिवाइड करेंगे, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल जाना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, एक ही नंबर तो है यार, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। क्लियर है? क्लियर? बताओ जल्दी, क्लियर है? क्या ये टर्मिनोलॉजीज क्लियर है कि कैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल और जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाएंगे? नो मोर कंफ्यूजन टुडे, ऑल इज वेल। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसके आगे की बातें जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूज करेंगे एनर्जी से रिलेटेड, और सवाल वगैरह भी जो भी होंगे, ठीक है, जब भी आएंगे मैं तुमको जरूर कराऊंगा, बट फिलहाल कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, मैं सिखाऊंगा उस चीज को, ठीक है, आगे भी। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।